कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। कलम की ताकत जिससे आप इस दुनिया की हर एक चीज को जीत सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आप सभी का स्वागत है हमारी सेकंड वीडियो में, जहां पर फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड से, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, जिसमें हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट किया था उसमें आपको दो संख्याएं दी गई थी और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। लेकिन यहाँ पर आपको कितनी संख्याएं दी गई हैं? तीन संख्याएं एक साथ दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में हमारा 12 दिया गया है, 15 है और 21 है। तो इसमें तीन संख्याओं का अलग अलग पहले क्या करना पड़ेगा? हमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। फिर उसमें से जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा? कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें तीन संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें तीन संख्याओं के गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले हम हल में लिखेंगे किसके गुणनखंड निकालेंगे? आपको 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 12 संख्या दी गई तो सबसे सम संख्या है ये, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 6 आ जाएगा। फिर अब 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब कितने से करेंगे? 3 से तो 1 आ जाएगा। अब किसके गुणनखंड निकाल लेंगे? तो आप 15 के निकालेंगे तो कितने से? ये विषम संख्या है तो इस 2 से नहीं करेंगे, इसको किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारी तीसरी संख्या कौन सी दी गई है? 21 दी गई है। कितनी दी गई है? 21 दी गई है, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। तो इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 सत्ते 21 होता है। 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। अब अगला हमारा क्या है? इसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? 12 के हमने क्या क्या गुणनखंड निकाले हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 निकाल लिए हैं। और 15 के गुणनखंड क्या निकाले हमने? 3 गुणा 5 निकाले हैं। 21 के गुणनखंड हमने क्या निकाले हैं? तो 3 गुणा 7 निकाल लिए हैं। इस प्रकार से हमने लिख लिए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है हमारा? एचसीएफ होता है हमारा तीन संख्याएं हैं तो हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन है वो कहाँ क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ। तो आपको 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहाँ, तो तीनों संख्याओं में दिख रहा है। इसीलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको देखना है कि कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए और जो तीनों में आ रही है कॉमन है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। तो 2 हमारा कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा है, तो सर 2 बार लिख दीजिए। फिर हम 3 को कितने बार लिखेंगे? केवल और केवल एक बार लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा तीनों में है। फिर हमारा 5 छूट रहा है तो 5 को लिख लेंगे। फिर हमारा 7 छूट रहा है तो 7 कर लिख लेंगे। अब इन सभी का क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने से कितना आएगा? 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 आएगा। 3 में करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 105 आ जाएगा। 105 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 210 आएगा। 210 का गुणा कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? हमारा 420 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है? 420 आ गया है। और यही हमें निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17, 23 और 29 दिया गया है। तो 17 की गुणनखंड, सर ये तो तीनों हमें क्या दिख रही हैं? अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। तो सर इसके तो गुणनखंड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 17 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और 29 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसको तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके कोई गुणनखंड ही नहीं निकलेंगे। स्वयं संख्या और एक ही होगा। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा में 17 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिखेंगे हम? 23 को हम लिख देंगे सर 1 गुणा 23 लिख दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। और क्या लिख देंगे? 29 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 29 लिख दीजिए। सर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने आपको बताया नहीं है, अभी बता दे रहे हैं कि जिस भी अभाज्य संख्या जो होती है उसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो जिसका कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है उसका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, 1 होता है। मतलब इसमें हमारा अब कॉमन क्या दिख रहा है? तीनों में आपको 1 दिख रहा है सर, तीनों में। तो
तो इसका HCF क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम में तीनों का गुणा करना पड़ेगा, तीनों संख्याओं का, तो तीनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए एलसीएम के लिए। कितना करना है, 17 गुणा में 23 गुणा में 29 कर देंगे। तो सर कितना आ जाएगा हमारे इसका गुणा करने से, इसका गुणा करने से आपका आएगा 11, 3, 3 और 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 11, 3, 3 और 9 आया है। इसका गुणा करेंगे जब आप, तो आपको यही मिल जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाता है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8, 9 और 25 दिया गया है। 8, 9 और 25 है। तो सबसे पहले 8 के क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर से 2 से कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे 8 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ऐसे ही हमें किसके अभाज्य गुणनखंड करना है, 9 के करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही किसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना है आपको, 25 के कर लेंगे तो 25 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है आपको, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे हल में हम क्या लिख लेंगे, 8 के जो गुणनखंड आए हैं, क्या क्या आए हैं आपका, 2 गुणा 2 गुणा 2 आए हैं। फिर 9 के लिखेंगे तो क्या दिए गए हैं आपको, हमने निकाला है 3 गुणा 3 निकाला है। 25 के हमने क्या निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं 5 गुणा 5 निकाले हैं। सर इसमें तो कोई भी हमें कॉमन संख्या नहीं दिख रही है, तो हमने बताया था कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसका कितना होता है, HCF 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसमें भी आप 1 गुणा में लिख सकते हैं, इसमें भी 1 गुणा में लिख सकते हैं और इसमें भी 1 गुणा में लिख सकते हैं। इसलिए सर इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो आपको देख लीजिए इसमें से कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, तो सभी संख्याओं को लेना पड़ेगा क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो 2 को कितने बार लेना है, 3 बार ले लीजिए। और किसको लेना है, 3 को कितने बार लेना है, 2 बार लेना है। फिर किसको, 5 को कितने बार लेना है आपको, 2 बार लेना है। और सबका गुणा करना स्टार्ट करिए। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा, 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 75 आएगा, फिर 75 का गुणा हम कितने में करेंगे, 3 में करेंगे तो आपका आएगा 225। फिर 225 का गुणा हम कर देंगे किसमें, 2 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। फिर 450 का फिर से 2 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 900 आएगा। फिर 900 का गुणा कर दीजिए 2 में, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1800। कितना आ गया है, 1800 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी टाइप के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपको नोट्स में दिए गए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे वहां से जाकर के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें दिया गया है HCF कितना है, HCF 306 पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या क्या है, 657 दी गई है और बराबर HCF बराबर लिखा हुआ है 9 दिया गया है और एलसीएम हमें इसका निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कि हल में लिखेंगे हम कि दिया है, लिखेंगे दिया है, आपको क्या दिया गया है कि एलसीएम फाइंड करना है, मतलब निकालना है। HCF हमें दिया गया है तो लिखेंगे HCF ऑफ किसका है, 306 और 657 का बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहली संख्या क्या है, लिख लेंगे हम यहाँ पर। पहली संख्या हमारी दी गई है कौन सी है, तो पहली संख्या दी गई है आपको 306 है। दूसरी संख्या क्या दी गई है, तो दूसरी संख्या आपको दी गई है, कौन सी दी गई है, देख लीजिए आपको लिखा हुआ है इसमें 657 दी गई है। सर ऐसा क्यों लिखा है इस क्वेश्चन में आपने, क्योंकि हमको क्या करना है, हम इसमें एलसीएम वैसे नहीं निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला है एलसीएम गुणा HCF बराबर A गुणा B जो होता है उस वाले फॉर्मूले से इसको आंसर निकालेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो जो पहली संख्या है ये हमारी क्या होती है, A होता है, और जो दूसरी संख्या होती है ये क्या होती है, हमारी B होती है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, उसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे।
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एलसीएम गुणा में HCF, एलसीएम गुणा में HCF बराबर A गुणा B, या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। अब हम देखते हैं इसमें, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एलसीएम तो हमें निकालना है, एचसीएफ हमें दिया गया है 9 है, ए हमारा दिया गया है 306 है, बी कितना दिया गया है 657 दिया गया है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या एलसीएम को एज इट इज रखना है, एचसीएफ हमारा दिया गया है 9 हमने, और ए कितना दिया गया है 306 है, और गुणा में क्या दिया गया है बी कितना है 657 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम हमें निकालना है, तो इसके जो गुणा में संख्या है, गुणा वाली संख्या को जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो कहां चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो हम एलसीएम बराबर यहां पर लिख लेते हैं साइड में, एलसीएम बराबर लिखेंगे तो जो गुणा में 9 है वो कहां जाएगा, इस पूरे के भाग में चला जाएगा। तो 306 गुणा में 657 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब हम इसको 9 से कैंसिल करेंगे, इसको जब 9 से करेंगे 9 एकम 9, और इसको करेंगे तो 9 तिया 27 होता है, फिर हमारा 3 यहां से हासिल आ जाएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा फिर हमारा सर, अब आ जाएगा इसमें 34 गुणा में हम कितना कर देंगे 657 कर देंगे। तो इसका गुणा करने से आएगा हमारा 2233 और 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या संख्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें हमें मेनली ये बताना है कि क्या संख्या जो 6n दी गई है वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। जहां पर हमारा n क्या है, एक प्राकृत संख्या दी गई है, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर है। तो आपको सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब क्या हो, उसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 दोनों संख्याएं आए। क्या आना चाहिए, 2 और 5 दोनों संख्याएं आए, तभी वो संख्या क्या हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे हम जानते हैं, लिख देंगे सबसे पहले, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि संख्या, हम जानते हैं कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है यदि क्या हो, यदि संख्या, यदि इसके गुणनखंड यदि इसके अभाज्य गुणनखंड, यदि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या दिए गए हों आपको, क्या हो, 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तो बस संख्या क्या होती है हमारी 0 पर समाप्त हो जाती। 2 और 5 दोनों हो तो वो संख्या हमारी 0 पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। चेक करते हैं हम, 6 के हमारे क्या क्या गुणनखंड आएंगे, तो 6 के हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणा 3 सर यही होते हैं। इसमें तो सर 5 आ ही नहीं रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कह देंगे कि क्या होगा कि 5 जो है, 5 संख्या से 6 का एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्या लिख देंगे इसमें, गुणनखंड नहीं है, इसलिए संख्या 6n अंक 0 पर
समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। और यही हमें उसमें क्या करना था, बताना था कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इसमें हमें पता चल रहा है, हमने देख लिया है कि ये संख्या जो है ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नंबर 6 दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है। एक्सप्लेन वाई कंपोजिट नंबर्स, ये आपको नंबर से दिए गए हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, आपको रीजन बताना है उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में देखेंगे, हल में देखेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं माना। क्या माना हमने कि पहली संख्या जो है वो हमारी x है और दूसरी संख्या क्या है हमारी y है। तो x बराबर हम मान लेते हैं, क्या दिया गया है, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13 दिया गया है। और दूसरी साइड हम y बराबर मान लेते हैं, क्या दिया गया है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 दिया गया है। तो ये हमारी दूसरी संख्या हमने मान ली है और ये हमारी पहली संख्या हमने मान ली है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सरल बनाते हैं। इसको करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, इसमें आपको 13 दिख रहा है, इसमें भी तो 13 को सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। कॉमन ले लिया है हमने, तो अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 7 गुणा 11 बचेगा और गुणा में 1 और प्लस में 1 बचेगा। फिर इस साइड भी हम ऐसे ही कर लेंगे, तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर इस साइड करते हैं। इसमें करेंगे तो 13 हमारा बाहर रहेगा, इन सबका गुणा करिए, 11 का गुणा करेंगे 7 में तो आएगा हमारा 77 और प्लस 1 आ जाएगा, उसमें हमें 1 को जोड़ना है, हमारा आ जाएगा 13 गुणा में 78 78 आ जाएगा। अब इस वाली संख्याओं को हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें से हमें 5 आपको दिख रहा होगा कि कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां से सर 5 क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि हमने 5 क्या किया है, कॉमन ले लिया है, इसलिए यहां हम 5 नहीं लिखेंगे। अब इन सब का क्या करना है, आपको गुणा करना है। इन सब का गुणा करेंगे तो आपको आएगा ये 5 और इन सब का गुणा कर देंगे तो आपका कितना आएगा, ये 1000, ये इतना आ जाएगा आपका, सॉरी ये 8 आएगा और फिर एक आप क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तो 5 गुणा में ये 9, ये आंसर आ जाएगा आपका इसका, और ये आ गया। अब आप देखते हैं कि इसके भी क्या है, 2 गुणनखंड है, इसके भी क्या है, 2 गुणनखंड है। और हमने पढ़ा हुआ है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो स्वयं संख्या जो भी आएगी इससे वो संख्या होगी, इसके अलावा इसको आपको 2-2 गुणनखंड दोनों संख्याओं के दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए दोनों संख्या हमारी x और y क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दोनों संख्याएं x और y, दोनों संख्याओं x और y, दोनों संख्याओं x और y के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, क्या हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड आपको दिख रहे हैं, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। लिखेंगे अतः दी गई दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्याएं, दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं, क्या नहीं हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। यही हमने क्या करना था, इसमें वेरीफाई करके बताना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, उसका केवल आंसर करेंगे। हम आपको क्वेश्चन पढ़ करके सुना दे रहे हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर दुनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को उसी एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। और दोनों एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं और एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो अपने पुनः प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखेंगे, हल करेंगे तो आपको मेनली इसमें निकालना क्या है समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें निकालना है हमें कि इसका जो मिलने का जो समय होगा वो इन दोनों का एलसीएम यदि हम निकाल लें, 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उनके मिलने का मिनट बाद वो मिलेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले संख्या समय कितना दिया गया हमारा, 12 दिया गया है, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। 18 दिया गया है, इसके गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड करेंगे तो सर 2 गुणा 2 गुणा 3 आते हैं। 18 के करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 आ जाएगा। हमें एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम निकालेंगे, इसमें किसका किसका निकाल रहे हैं, तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो आपको दिख रहा है जो दो बार दोनों में कॉमन होता है उसको एक ही बार लेते हैं। तो यहाँ 2 बार दिख रहा है तो इसको 2 को ले लीजिए। फिर यहाँ आपको 2 बार दिख रहा है तो 3 को 2 बार ले लीजिए। अब इन सब का क्या कर देना, हमें गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 तिरका 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है हमारा, 36 होता है। अतः वे पुनः 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उनका आ गया कि दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यहां आकर के हमारी एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 आकर के कंप्लीट होती है। आपको आप समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस बहुत सारे हमने इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक सीट दी हुई है, जिसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर आपको जाकर के मिल जाएंगे। वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस तक शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि ये आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, या इसमें आप कुछ और हमसे चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम आपको अगली क्लास में या अगले चैप्टर में जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो चीजें आपकी ऐड कर सकते हैं।